मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मुझे पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द था। आज भी मैं अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी जब मम्मी परेशानी से मेरे पास आईं और बोलीं, अरे शीना, कैसी तबीयत है तुम्हारी? आज भी तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? मम्मी की बात पर मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मम्मी, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है। दिन पर दिन ये दर्द बढ़ता जा रहा है। अरे बेटा, तो जो दवा मैंने कल डॉक्टर से लाकर दी थी, तुमने वो खाई थी? मम्मी, मैंने वो दवा खाई थी मगर फिर भी मुझे आराम नहीं आया। इस सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर न सही से चेकअप करते हैं, न बीमारी को समझते हैं। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मम्मी बड़बड़ाने लगी थी, फिर कहने लगी, एक काम कर शीना, आज मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। है तो इस शहर का सबसे महंगा हॉस्पिटल, मगर वहाँ इलाज अच्छे से हो जाएगा। मम्मी की बात पर मैं हैरान रह गई थी। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? मैं इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती। हमारे पास जो भी पैसे होंगे वो सारे हॉस्पिटल में खर्च हो जाएंगे। मम्मी कहने लगी, बेटा फिर क्या किया जाए? इसके अलावा मेरे पास तो कोई हल नहीं है। कितने दिनों से तुम बीमार हो और मैं ये चीज़ देखकर बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब मुझसे कोई तुम्हारी मुझसे तकलीफ़ देखी नहीं जाती। इंसान अपनी औलाद के लिए ही कमाता है। तुम्हारे पापा ने भी कहा था कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊँ। और फिर सुबह 10 बजे मम्मी मुझे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी थी। हम लोग जैसे हॉस्पिटल के सामने पहुँचे तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, उसके हाथ में लाठी थी। वो लाठी के सहारे हॉस्पिटल के अंदर आया था। रास्ते में मम्मी ने मुझे बताया था कि इस हॉस्पिटल में गरीब लोगों का फ्री में इलाज किया जाता है। इस हॉस्पिटल का मालिक बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं तो वह उनसे एक पैसा भी नहीं लेता। भगवान करे कि आज मालिक हॉस्पिटल में हो तो हम उनसे बात कर सकें। मैं भी दिल में प्रार्थना करने लगी थी ताकि हमारे पैसे खर्च ना हो। पापा इतनी मुश्किल से कमाते थे, अगर सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा देते तो मुझे बहुत दुख होता। वो बूढ़ा आदमी हमारे साथ साथ ही चल रहा था। उसने एक बार पलटकर हमारी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे की तरफ चलने लगा। अब हम रिसेप्शन पर पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले वही बूढ़ा खड़ा था। नर्स ने उसे देखा तो नाराज़गी और घृणा से देखते हुए कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बूढ़े भिखारी, मांगने वाले, यहाँ पर मांगने वालों का क्या काम? तुम जाओ यहाँ से। अगर सर ने देखा तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांटेंगे। तुम्हें तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। नर्स की बातें सुनकर मैं और मम्मी भी दंग रह गए थे। कितना घमंड था उनके व्यवहार में, कितने कठोर स्वर में वो इस बूढ़े आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हकलाते हुए कहने लगा, बेटा मैं गरीब हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, कितने सालों से बीमार भी हूँ। किसी ने बताया है कि इस हॉस्पिटल में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, तो इसी वजह से मैं आ गया। आप लोग मुझ पर रहम करें, मेरा भी मुफ्त में इलाज कर दें। मगर नर्स ने जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जाओ यहाँ से, फ्री वार्ड की तरफ चले जाओ, वहाँ पर कोई डॉक्टर होगा, उससे पूछ लेना। हमारे पास तुम्हें इससे आगे भेजने की परमिशन नहीं है। वो बेचारा एक तरफ होकर बैठ गया था। मैंने अपने नाम का पर्चा बनवाया और फिर हम एक डॉक्टर के कमरे में आ गए थे। वो एक 40-45 साल की उम्र का डॉक्टर था। उसने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा और फिर पूरे ध्यान से उसने मेरा चेकअप किया, मेरे टेस्ट भी लिखवा दिए। टेस्ट भी इसी हॉस्पिटल से ही करवाए गए थे। मैं जानती थी कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा और माँ की सारी जमा पूंजी, जो कितने समय से वो एक एक करके साइड पर रख रही थी, वो सारी एक ही दिन में हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगी। मुझे ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। फिर जब डॉक्टर ने कहा कि आज हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, हमें यहाँ आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों का फ्री में इलाज करने के लिए कहा जाता है, मगर आपके लिए हमारे पास एक बुरी खबर है। डॉक्टर की पहली बात सुनकर जहाँ पर हम दोनों खुश हो गए थे, अगली बात सुनकर हम दोनों ही दंग रह गए। डॉक्टर कहने लगा कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए हमें आपका अभी इसी समय ऑपरेशन करना होगा। मैं तो ये सुनकर ही डर गई थी। मम्मी की तरफ देखा तो उनके चेहरे के भाव भी मुझसे अलग नहीं थे। हम दोनों ही एकदम परेशान हो गए थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है जो आप इतनी अर्जेंटली मेरा ऑपरेशन करने का फ़ैसला कर चुके हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? डॉक्टर ने एक पल सर झुकाकर सोचा, फिर कहने लगा, आप लोग परेशान मत हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और ये ऑपरेशन भी हम अपनी तसल्ली के लिए करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मम्मी कहने लगी, मैं पहले अपने पति को कॉल कर दूं, उनसे सलाह ले लूं
कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर कहने लगा, आपको किसी से भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा समय बीत जाए, हमें हमारा काम करने दीजिए। हम जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे तो आपको जिससे भी फ़ोन करना हो कर लीजिएगा, लेकिन अभी यहाँ समय बर्बाद मत करें, यह आपकी बेटी के लिए ख़तरनाक है। मैं तो ये सुनते ही रोने लगी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मम्मी भी एकदम ही परेशान हो गई थी। उन्होंने आज तक कोई काम भी पापा की मर्ज़ी के बगैर नहीं किया था। अचानक जाके मेरा ऑपरेशन कराना, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। वो पापा के बताए बगैर, उनकी परमिशन के बगैर कैसे कर सकते थे। तभी मेरा उस बूढ़े आदमी की तरफ ध्यान चला गया, जो बेचारा कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया था। मैंने डॉक्टर से उस बूढ़े आदमी का जिक्र किया तो वो कहने लगा, दिन में ऐसे हज़ारों लोग आते हैं, आप उनकी चिंता मत करें। इन लोगों को सिर्फ पैसा बचाने से मतलब होता है, इसीलिए वो इतना ड्रामे करते हैं। मगर ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वो बूढ़ा सच में ही परेशान था और शायद वो अपना इलाज करवाने के लिए ही हॉस्पिटल में आया था। उसने भी मुफ्त इलाज का सुना होगा, तभी तो बेचारा इस आस और उम्मीद लेकर यहाँ पर आया था। मगर ये डॉक्टर्स तो उसके साथ सीधे मुंह बात करने पर भी तैयार नहीं थे। मेरे ऑपरेशन की तैयारी शुरू तो कर दी गई। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। डॉक्टर्स आपस में ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। उनकी कोई बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मगर मुझे इस सबसे डर ज़रूर लग रहा था। और फिर एक डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे, आप परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल आराम से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप खुद को रिलैक्स रखें। वो हौसला देने वाले अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर धीरे धीरे मेरा डर दूर होने लगा था। जैसे ही वो लोग ऑपरेशन की तैयारी करके मेरे पास आए तो तभी बाहर से भागते हुए एक नर्स अंदर आई। उसने कहा कि बड़े सर आए हैं, वो हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। ये सुनना था कि डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या कहा, बड़े सर? क्या वो वाकई यहाँ पर हैं? एक दूसरे डॉक्टर जिसने मुझे पापा से सलाह करने से रोका था, उसकी आवाज़ में गहरी खोज थी। नर्स जल्दी से बोली, जी डॉक्टर साहब, वो नीचे इमरजेंसी वार्ड से निरीक्षण करते हुए ऊपर आ रहे हैं। वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन मुझे आप सबको खबर देने का कहा था ताकि सब चीज़ें ठीक हो जाए। उसने आखिरी वाक्य काँपती हुई धीमे आवाज़ में कहा। नर्स की बात ख़त्म होते ही सारे डॉक्टर्स ने मुझे वहीं ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा हुआ छोड़ा और कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। उनकी ये हालत मुझे एक बहुत बड़ा ख़तरा महसूस करवा रही थी। अरे डॉक्टर, क्या हुआ? मेरा ऑपरेशन तो बाकी है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ उनके लिए बेमानी थी। वो सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में बेतहाशा भाग रहे थे। एक पल में ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह खाली हो चुका था। मैं एक ठंडी चमकती हुई बेड पर अकेली थी। मेरे हाथ पर एक सुई चुभोई जा चुकी थी, पर अब वो सब मुझे बीच रास्ते में छोड़कर भाग चुके थे। मेरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई और डर की एक लहर मेरे दिल में बैठ गई। मम्मी, मम्मी कहाँ हैं? मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। ऑपरेशन थिएटर की दीवारें और सर्जिकल टेबल की खामोशी चीख चीख कर मुझे किसी अनहोनी और किसी खतरे से सचेत कर रही थी। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऑपरेशन की तैयारी की वो तेज़ी, वो कड़ा तेवर जो डॉक्टर ने मम्मी को सलाह लेने से रोकने के लिए अपनाया था, अब सब कुछ मेरे सामने एक बड़ी साजिश की कड़ियाँ बनाता जा रहा था। मैंने मुश्किल से अपने आप को उठाया। मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी और बेहोशी की हालत थी। शायद ये इसी वजह से थी। मैंने डरते डरते ऑपरेशन टेबल से नीचे उतरने की कोशिश की और मुश्किल से ज़मीन पर खड़ी हो गई। मेरे पैर में जान नहीं थी, मगर मेरे जीने की चाह ने मुझे वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे कदम उठाती हुई मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। कॉरिडोर भी अजीब तरह से खाली था। ऐसा लगा जैसे हॉस्पिटल के इस हिस्से में हर कोई गायब हो गया है। मेरी नज़रें बेताबी से मम्मी को ढूंढ रही थीं, मगर वो कहीं भी नहीं दिखाई न दी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर आवाज़ पर मेरा दिल दहल जाता था। अचानक मुझे नीचे की मंजिल से कुछ शोर, दरवाजे खोलने और बंद होने की आवाज़ें और फिर ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। मैं और डर गई, मगर ये जिज्ञासा कि आखिर बाहर क्या हो रहा है मुझे खींचता चला गया। मैं सीढ़ियाँ उतरकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ी तो वहाँ का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। बाहर हॉस्पिटल के बाहरी दरवाजे पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी थीं और वर्दी पहने लोग तेज़ी से हॉस्पिटल के अंदर के हिस्सों की तलाशी ले रहे थे। नर्सें और कुछ दूसरे लोग एक कोने में डरे हुए खड़े थे, जबकि हमारे डॉक्टर्स, जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले मसीहा समझ रही थी,
उन सबको पुलिस वाले ज़बरदस्ती पकड़े हुए थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि पकड़े जाने का डर था। ये दृश्य किसी ड्रामाई गिरफ्तारी से कम नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने एक नर्स से पूछा, जो डर से काँप रही थी। वो बस हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने का इशारा कर सकी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी मम्मी को ढूंढा। वो मुझे रिसेप्शन के पास एक बेंच पर बैठी हुई दिखाई दी। उनके हाथ में फ़ोन था और वो पापा से बात कर रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो इतनी परेशान थी कि मेरे बाहर आने का उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो बिजली की तरह उठी और दौड़कर मेरे पास आईं। शीना, तुम यहाँ? तुम कैसी हो? वो डॉक्टर्स तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए? क्या हुआ? मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से परेशानी और बेचैनी के आंसू बहने लगे। बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को सब बताया और उन्होंने कहा है कि जब तक वो ना आ जाएं, किसी को ऑपरेशन नहीं करने देना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बाहर आकर देखा तो ये सब हंगामा हो रहा था। हम दोनों इस अफरा तफरी में एक दूसरे के साथ खड़े थे जब मेरी नज़र इस भीड़ में खड़े एक बहुत ही अप्रत्याशित इंसान पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी, वही बूढ़ा आदमी जिसको सुबह नर्सेज ने घरघरना से डांट कर भगा दिया था और कहा था कि उसे सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो भी एक दीवार के सहारे खड़ा था, मगर अब वो कोई भिखारी नहीं था बल्कि एक तमाशाई था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कुराहट थी। अचानक उसने दीवार का सहारा लिया और अपने सर से झुके हुए बालों की विग उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। फिर उसने अपनी झुकी हुई कमर को सीधा किया। उसका कद लंबा हो गया और इसके बाद उसने बहुत तेज़ी से अपने चेहरे से एक झुर्रियों भरी सफ़ेद दाढ़ी और गाल की खाल को खींचकर उतार फेंका। उसके साथ ही उसके हाथ में पकड़ी हुई लाठी ज़मीन पर गिर गई। मेरी सांस हलक में अटक कर रह गई। मैंने देखा कि वो कोई बूढ़ा भिखारी नहीं था बल्कि एक सेहतमंद, स्मार्ट और जवान लड़का था जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी। उसकी आंखों में एक तेज़ गुस्से की लहर थी। वो कोई ड्रामाई अदाकार नहीं बल्कि एक छुपा हुआ जासूस था। मेरी मम्मी ने भी ये दृश्य देखा और उनके मुंह से एकदम ही निकला, हे भगवान, ये कौन है? क्या ये सब ड्रामा था? उसी पल एक पुलिस ऑफिसर दौड़कर उस नौजवान के पास आया और कहा, सर, आपका प्लान सक्सेसफुल रहा। आपके आदेश के मुताबिक हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और उनके सहायक को ऑर्गन ट्रैफिकिंग के संदेह में हिरासत में ले लिया है। सारे रिकॉर्ड्स और सबूत कब्जे में लिए जा रहे हैं। उस नौजवान ने, जो अब भी अपनी सारी चीज़ें समेट रहा था, मेरी तरफ देखा और फिर तेज़ स्वर में पुलिस अफसर से कहा, बहुत अच्छे, ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ क्यों गया है? क्या कोई ऑपरेशन शुरू हो चुका था? सर, अभी ये पेशेंट अंदर थी, लेकिन हमने डॉक्टर्स को सही समय पर पकड़ लिया। पेशेंट बाहर आ गई हैं, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। ये सुनकर वो नौजवान तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। अब वो मेरे लिए हॉस्पिटल का ताकतवर मालिक था। मैं और मम्मी डर और हैरत के मारे सकते में आ गए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसे भयानक राज छुपे हुए होंगे। उसने एक गहरी नज़र से मुझे देखा, फिर मेरी घबराई हुई माँ की तरफ देखा और बहुत अच्छे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आईं और आपका ऑपरेशन क्यों होने वाला था? मम्मी ने काँपती हुई आवाज़ में पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह क्लिनिक से आराम न मिलने पर वो यहाँ आई और किस तरह डॉक्टर ने मामूली तकलीफ़ को किडनी के इन्फेक्शन का नाम देकर फ़ौरन ही ऑपरेशन का फ़ैसला सुना दिया और सलाह करने की भी परमिशन नहीं दी। वो नौजवान मालिक था जिसने भेस बदलकर अपने हॉस्पिटल की सच्चाई जानने की कोशिश की थी। उसने मेरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर दुख और गुस्से की एक मिलीजुली लकीर उभरी। उसकी आंखों में पछतावा था कि वो अपनी ही बनाई गई संस्था में इन डाकुओं को पनपने दे रहा था। फिर वो बोला, ओह, मैं समझ गया, ये डाकू मसीहा के रूप में बैठे थे। आप बिल्कुल सही समय पर बची। मैंने खुद को बूढ़ा बनाकर हॉस्पिटल में आने का फ़ैसला किया ताकि मैं इनकी असलियत देख सकूं कि ये गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ आखिर कैसा व्यवहार करते हैं। मैंने सुना था कि मेरा स्टाफ घमंड और अहंकार में डूब चुका है, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना घिनौना काम कर रहे होंगे। उसने धीमे अंदाज में अपनी बात जारी रखी, जिसमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। ये लोग यहाँ इलाज नहीं बल्कि धंधा कर रहे थे। ये डॉक्टर्स मामूली सी बीमारियों को बड़ा बनाकर रोगियों के टेस्ट में हेरा फेरी करते थे और फिर उनके शरीर से किडनी, लीवर और दूसरी कीमती पार्ट्स निकालकर उन्हें ब्लैक मार्केट में लोगों में बेच दिया करते थे। शायद आपके साथ भी यही होने वाला था। किडनी में मामूली इन्फेक्शन का ड्रामा एक बहाना था ताकि वो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आपके शरीर से किडनी निकाल कर आपकी जान का सौदा कर सकें। ये लोग इंसानी ज़िंदगियों के सौदागर थे।
ये सुनकर मम्मी के मुंह से डर की एक चीख निकल गई और मैं सकते में आ गई। मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश से निकल कर वापस आई हूँ। वो कठोर स्वर जिससे डॉक्टर्स ने मम्मी को सलाह लेने से रोका था, अब उसकी भयानक वजह सामने आ चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी समय बर्बाद हो और उनका शिकार बचकर निकल जाए। वो नौजवान जो हॉस्पिटल का मालिक था, एक दूसरे पुलिस ऑफिसर से बोला, इनको फ़ौरन दूसरे वार्ड में शिफ्ट करें और दोबारा पूरे टेस्ट करवाएं। मेरे हॉस्पिटल में जो नया और ईमानदार स्टाफ है, उनसे उनकी बीमारी की सही जांच करवाएं। हमें फ़ौरन एक दूसरे वार्ड में ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल के मालिक ने अपनी निगरानी में मेरे सारे टेस्ट करवाए। उसने एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो मेरी माँ से लगातार बातें करता रहा और अपने स्टाफ की तरफ से माफ़ी मांगता रहा। कुछ ही देर बाद वो खुद मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आया। उसने नरमी से मेरे और मम्मी के सर पर हाथ रखा और कहा, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत हो। डॉक्टर्स की पहली रिपोर्ट बिल्कुल झूठी थी। आपकी किडनी में सिर्फ एक मामूली सा इन्फेक्शन है। ये सिर्फ आम सी एंटीबायोटिक्स और कुछ दवाओं से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी बड़े ऑपरेशन की तो बात ही नहीं है, बल्कि मामूली सी सर्जरी भी ज़रूरी नहीं थी। उसकी बात सुनकर जैसे हमारे शरीर में नई जान फूंक दी गई हो। मैंने पहली बार दिल से सुख का सांस लिया और मेरी आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। उस समय मुझे ये हकीकत मालूम हुई कि डॉक्टर्स के रूप में भेड़िए भी होते हैं। वो जो सफ़ेद कपड़े पहनकर मसीहा कहलाते हैं, वो हकीकत में मौत के सौदागर होते हैं, जो ज़रूरतमंद और मजबूर लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी जान का सौदा करके अपने बैंक अकाउंट्स भरते हैं। ये वो लोग थे जो सेवा नहीं बल्कि जुर्म कर रहे थे। ये जानकर मुझे इस हॉस्पिटल के मालिक पर और भी ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि उसने पैसा कमाने के बजाय अपनी ईमानदारी को और इंसानियत की कदर को इम्पोर्टेंस दी। उसने अपने हॉस्पिटल की बदनामी को दांव पर लगाकर भेस बदला, खतरा मोल लिया, और जब उसे अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ की घिनौनी सच्चाई का पता चला तो उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सारे मुजरिम डॉक्टर्स और स्टाफ को फ़ौरन कानून के हवाले करके जेल भिजवा दिया। उसने सफ़ेद पोश डाकुओं का खात्मा कर दिया। हॉस्पिटल का मालिक एक बहुत ही अमीर और अच्छे परिवार से संबंध रखता था। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी संस्था बनाना था जहां पर सबका इलाज हो। उसने कहा, मुझे इन डॉक्टरों ने मेरे इस मकसद को शर्मिंदा कर दिया था। इंसान अपनी औलाद के लिए ही कमाते हैं और मैं ये हॉस्पिटल इन लोगों के लिए चला रहा था जो इलाज की ताकत नहीं रखते। उसने हमें बताया कि इन डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के काम में हेराफेरी की थी। वो अमीर लोगों को भी मामूली बीमारियों के बहाने शिकार बनाते थे। इस हादसे के कुछ दिन बाद जब हम वहां से डिस्चार्ज हो रहे थे, हमें पता चला कि इस नौजवान हॉस्पिटल के मालिक ने अपने हॉस्पिटल में एक नया स्टाफ भर्ती किया था जो उसकी तरह ईमानदार, नेक और सेवा की भावना रखते थे। अब इस हॉस्पिटल में ज़रूरतमंद लोगों का फ्री में इलाज किया जाता और कोई गरीब आदमी भी इस इलाज के लिए घृणा का निशाना नहीं बनता था। उसने अब इस हॉस्पिटल का नाम भी बदल दिया था। वो बूढ़ा आदमी हकीकत में एक न्यायप्रिय और इंसान दोस्त हॉस्पिटल का मालिक निकला, जिसने अपने इस काम में इससे ये साबित कर दिया कि असल दौलत ईमानदारी की है, ना कि बैंक बैलेंस की अधिकता। और यूं हमारे एक मामूली से दर्द ने एक बड़े माफिया का पर्दाफाश कर दिया और हमें एक ऐसे मसीहा से मिलवाया जो भेस बदलकर अपनी संस्था की सफाई कर रहा था। तो दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।